अस्सलाम वालेकुम, आई एम हजरा। कल हमने ना इसका जो फर्स्ट टॉपिक किया था वो हमने इसको कंप्लीट किया था लॉन्ग टर्म काजेज़ तक फ्रेंच रेवोल्यूशन को। आज हम इसके देखेंगे शॉर्ट टर्म काजेज़ क्या हैं। तो शॉर्ट टर्म काजेज़ में जो सबसे पहले हम देखें दैट इज़ बैंक करप्सी। फ्रांस का बैंक करप्ट हो जाता है। कैसे वो हो जाते हैं बैंक उनके करप्ट के जो किंग लुई 16 है ना उसके पास कोई चॉइस नहीं होती अब कि वो मीटिंग कॉल करे, ठीक है, स्टेट जर्नल की, कि जो बैंकरप्सी का ना कोई सोल्यूशन बताएं। तो इसके रिज़ल्ट में ना होता ही है कि जो उसकी मोनार्किज्म होता है ना, मोनार्की होती है, वो एवोल्यूशन हो जाती है, उसकी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो बैंकरप्सी होती है ना, ये इसका मेन काज होती है। यानी शॉर्ट टर्म कर्ज़ में यानी डेफिसिट स्पेंडिंग होती है उनकी, जितना वो कमा रहे होते हैं, उनका जो भी रेवेन्यू बन रहा होता है टैक्सेस से, जो थर्ड स्टेट उनको टैक्सेस दे रही होती है, तो उन टैक्सेस से वो जो भी कमा रहे होते हैं उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। यानी नोबल्स जो हैं और रॉयल फैमिली क्लर्जी, उससे ज़्यादा उनकी ना एक्स्ट्रा फजूलियात होती हैं, एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे होते हैं, वो इतना वो कमा नहीं रहे होते। इंटरनली भी इनकी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और दूसरा वो बाहर भी लड़ रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक तो इस वजह से उनका जो होता है ना बैंकरप्ट हो जाता है। फिर उनका फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है तुर्गुत, वो कुछ ना प्रपोज़ करता है कि कुछ चेंजेस की जाए, लेकिन उनको ना रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर फ्रांस में हम देखें तो ग्रेट फियर आता है। ग्रेट फियर की पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, पीजेंट्स बेचारे भूख से मर रहे होते हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जब ये बात मेरी इंटरनेट को पता चलती है, वो कहती है कि लेट देम ईट केक, ये इसका बड़ा मशहूर सा सेंटेंस है, लेट देम ईट केक। तो ये मेरी इंटरनेट ने कहा था किंग लुई 16 जो है उसकी वाइफ ने। तो पीजेंट बेचारे ना बिल्कुल मर रहे होते, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में ना पूरे थ्रू आउट द फ्रांस, पूरी कंट्री में ना 789 में ना वो नोबल्स पर अटैक कर देते हैं। तो ये था ग्रेट फियर। अगर हम थोड़ा सा इसमें हम इकोनॉमिक कॉज को देखें तो बैंक करप्ट हो जाता है, इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा डाउन पे चली जाती है, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है। अब जब पीजेंट्स के पास कुछ है ही नहीं है कि वो कुछ वहाँ से कुछ कमाएं, फिर उनको वो टैक्स वगैरह दें और उनकी इकोनॉमी जो है वो बढ़े, ठीक है। तो इस वजह से एक तो ये है कि एग्रीकल्चर वाला सिस्टम जो था इनका वो डाउनफॉल पे चला जाता है। और जो पीजेंट्स होते हैं ना वो टैक्स पे कर कर के ना इस बर्डन से बहुत ज़्यादा तुकता जाते हैं, वो थक जाते हैं। और जो बुर्जोसेस होते हैं सम हाउ वो कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लेते हैं टैक्स देना, लेकिन वो भी ना बहुत थके होते हैं, यानी पूरी ज़िंदगी वो भी टैक्स पे कर रहे होते हैं, और भी ये सोचते हैं कि जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट है वो इनके टैक्सेस से क्या अयाशियाँ कर रही है, उनको सारी प्रिविलेजेस हासिल हैं और हमें जो है वो नहीं है। और पीजेंट्स तो ऑलरेडी बहुत तंग होते हैं, और ये बुर्जोसेस भी होते हैं ना ये भी तंग होते हैं। तो ये किसके इकोनॉमिक काज है। सोशल काज में आप देखेंगे उनको क्लासेस में डिवाइड किया हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट में। फिर उनमें भी उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस रखा जा रहा है, तो एक ये इसकी भी शॉर्ट टर्म काज बनती है। फिर पॉलिटिकल लेवल पे आप देखें तो किंग के पास और जो रोमन कैथोलिक क्लर्जी था, इन लोगों के पास होती है सारी पावर, और आम लोगों को ना कोई राइट्स नहीं मिल रहे होते। तो ये ना इसके शॉर्ट टर्म काजेज़ में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर कुछ जर्नल इवेंट्स होते हैं इसके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के काज में बनते हैं, उसमें हम देखें क्या होता है कि जो किंग लुई था ना उसने मई 1789 में जनरल स्टेट की एक मीटिंग वो कंडक्ट करता है, जिसमें वो ये कहता है कि हर स्टेट का एक वोट होगा, यानी हर स्टेट जो है वो अपने एक वोट जस्ट पेश कर सकती है, जो एक ईच स्टेट जो है ना उसका एक ही वोट होगा, यानी वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो होता ही है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट होती है वो एक तरफ हो जाते हैं, तो उनकी तरफ से फिर दो वोट बन गए, और जो थर्ड स्टेट है वो अकेली बच गई, उसका तो एक ही स्टेट हुआ। तो जो थर्ड स्टेट होती है ना वो मानती नहीं है ये वाली बात।
थर्ड स्टेट कहती है कि हमें ना पॉपुलेशन की बेस पे वोटिंग होनी चाहिए। उनकी डिमांड ये होती है कि पॉपुलेशन की बेस पे आप करो, क्योंकि पॉपुलेशन तो इनकी ज़्यादा होती है। तो फिर टेनिस कोर्ट ओथ होता है, जहाँ पे जो थर्ड स्टेट होती है वो अपने आप को नेशनल असम्बली डिक्लेयर कर देती है। और किंग लुइस 16 जो है ना, वो थर्ड स्टेट को मीटिंग से आउट कर देता है, क्योंकि थर्ड स्टेट जो होती है ना वो उसका फ्रांस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है। तो फाइनली थोड़ा बहुत तरस आ जाता है किंग लुई को, और वो थर्ड स्टेट को कह देता है कि वो मीटिंग को ज्वाइन करें एज ए नेशनल असम्बली, और जो वोटिंग हो वो पॉपुलेशन की बेस पे हो, और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए। तो अब हम देखेंगे नेशनल असम्बली 1789 से 1791 का एरा। इसमें होता ही है कि एक्चुअली इसने कह तो दिया था थर्ड स्टेट को कि आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, बट वो ये चाहता नहीं होता कि थर्ड स्टेट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो इसका पता चल जाता है थर्ड स्टेट को, तो वो उसके अगेंस्ट मिलिट्री का यूज़ भी करना चाह रहा होता है। तो इससे पहले कि वो कुछ करे, तो जो थर्ड स्टेट होती है ना, वो 14 जुलाई 1789 को बस्टाइल को आग लगा देती है। बस्टाइल उस किले का नाम है जहाँ पे फर्स्ट स्टेट और नोबल्स वगैरह रहते होते हैं। और जो पेरिस के लोग होते हैं वो उससे वेपन्स भी खींच लेते हैं, और फिर पूरे फ्रांस में बगावत स्टार्ट हो जाती है, और जो नोबल्स होते हैं वो यहाँ से भाग के ऑस्ट्रिया में चले जाते हैं। अब देखा जाए तो जो पावर होती है ना वो नेशनल असम्बली यानी थर्ड स्टेट के पास आ जाती है। तो थर्ड स्टेट नेशनल असम्बली में कुछ चेंजेस लेके आती है। वो लेबर यूनियन को ख़त्म कर देते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस को एबॉलिश कर देते हैं, और 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और वो आम आदमी की ना बंदे की राइट की बात करते हैं, जिसमें वो उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, प्रेस की बात करते हैं, और राइट ऑफ द पीपल टू क्रिएट लॉ, राइट टू फेयर ट्रायल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये ना उनको बेसिक्स राइट्स प्रोवाइड करते हैं, और कहते हैं कि इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये उनके ना कुछ जो है वो बेसिक चेंजेस लेके आते हैं, और इवन के लोकल गवर्नमेंट में भी रिफॉर्म्स लेके आते हैं। और जो टैक्स वो लगाते हैं ना, अब वो एबिलिटी की बेस पे लगाते हैं कि यानी वो लोग टैक्स पे करेंगे जो टैक्स पे कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का। तो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाते हैं, जिसमें जो है वो ये लेजिस्लेटिव असम्बली बनाते हैं और फ्यूडलिज्म को एबॉलिश कर देते हैं। फिर 1793 और 1794 का जो एरा हो रहा था इसको रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, क्योंकि तकरीबन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 15,000 लोगों को गुलेटाइन किया जाता है इस एरा में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, तो इसमें डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है यानी गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसमें एग्जेक्टिव होती है, जिसमें 5 डायरेक्टर होते हैं जिसको लेजिस्लेचर अपॉइंट करती है। और लेजिस्लेचर जो होती है उसके 2 हाउसेस बनाए जाते हैं। लोअर हाउस में 500 मेंबर्स होते हैं और अपर हाउस में 50 मेंबर्स होते हैं। तो हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लास्ट पे देखें कि क्या हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में यानी नेशनलिज्म आ गया। पहले जैसे क्लास सिस्टम था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट भी आगे से डिवाइड थी। अब ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अब यानी नेशनलिज्म आ गया, अब लोगों में वननेस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब लोग ये कहने लगे कि वी आर फ्रेंच। अब जो है ना उन्होंने क्लासेस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, जिसकी वजह से ना अब उनमें फ्रेंच का कॉन्सेप्ट आ गया कि वी आर फ्रेंच, यानी लोगों में ना नेशनलिज्म आ गया। फिर है सोशल लेवल पे भी आप इसको देखें तो यही क्लासेस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अब वो अपने आप को फ्रेंच जैसे कह रहे थे कि वी आर इक्वल। इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो इकोनॉमी अब उनकी स्ट्रॉन्ग हो रही थी, स्टेबिलिटी आ गई थी। अब जो वो बाहर पैसा लगा रहे थे या जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई थी। पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो थर्ड स्टेट के पास सारा कंट्रोल आ गया था और एवरीवन को इक्वल कंसिडर किया जाता था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है वो आगे और भी वीडियोस बनाऊं, आप लोगों को समझ आ रही है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ और भी ऐड करूं तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।